भारत और बांग्लादेश ने एक दूसरे के उच्चायुक्त को तलब किया और प्रोटेस्ट भी वहां बांग्लादेश में भारत के उच्चायोग के सामने देखा गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीना सीकरी हैं, जो कि बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त है। मैम, जो प्रोटेस्ट हुआ उसे आप कैसे देख रहे हैं? जिस संगठन ने किया है, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये पहले से प्लान किया हो गया, कैसे देख रही हैं आप कि भारतीय उच्चायुक्त के पास जाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग? जी, ये तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले साल से ही, जब से शेख हसीना जी वहाँ से 5 अगस्त को छोड़ के आ गई थी भारत, उसके बाद ही एक बड़ी कोशिश की जा रही है एंटी इंडियनिज्म जनरेट करने के लिए। और ये 5 अगस्त के बाद भी और 5 अगस्त से पहले भी ये कहा जाता था वहाँ पे बांग्लादेश में लोगों को उकसाने के लिए और कहने के लिए कि शेख हसीना भी गलत कर रही हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत कह रहा है। तो ये जो एंटी इंडियनिज्म जनरेट की कोशिश उन्होंने की है, पूरे साल लगातार लगाए रखे, पहले भी लगाए रखे, बाद में भी लगाए रखे, लेकिन आज की तारीख में ये उनको पता चल रहा है कि ये एंटी इंडियनिज्म लोगों में है नहीं, क्योंकि वो जान गए हैं कि आज की तारीख में बांग्लादेश की स्थिति इतनी खराब है क्योंकि मोहम्मद यूनस और उसके पीछे जो जमात इस्लामी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी वजह से ये हालत इतनी खराब है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि बांग्लादेश में खलीफा बने, कैलिफेट बने, और वो चाह रहे हैं कि शरिया लॉ लाए। तो ये चीज़ें जो हैं वो बांग्लादेश की आवाम के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इसके बजाय कि वो फ्री, फेयर और इंक्लूसिव इलेक्शंस करें बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश की रिजीम है, इंटरिम रिजीम है, वो यही और कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा एंटी इंडियनिज्म जनरेट करें। और इसलिए यानी आपका कहना है कि यूनुस सरकार जिम्मेदार है? बिल्कुल, ये उन्हीं का है, क्योंकि शुरू से पिछले साल जब तख्ता पलट हुआ था और शेख हसीना यहाँ आ गई थी, तो 8 अगस्त को हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने मैसेज ऑफ कंग्रेचुलेशन भेजा, कहा कि हम तैयार हैं कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन जारी रहे, जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जारी रहें, हम तैयार हैं आपके साथ रिश्ते बांधने के लिए। लेकिन उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया, धुतकार दिया, और सारे जो पहले डिसीजन थे उनको भी सस्पेंडेड कर दिए या कैंसिल कर दिए। तो इसलिए और उन्होंने अपने अखबारों में मीडिया को पूरा कंट्रोल किया। उन्होंने सारे जो वो समझते हैं अनफ्रेंडली मीडिया, उनको निकाल दिया। जर्नलिस्ट जेल में हैं, कोई चार्जेस नहीं लगाए गए, साल भर से जेल में पड़े हुए हैं। अगर पूछूं आपसे कि बांग्लादेश के उच्चायुक्त भारत में, उन्हें विदेश मंत्रालय ने तलब किया, जो हाई कमीशन की सुरक्षा है उसको लेकर साफ कहा कि जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से सिक्योरिटी मुहैया कराई जानी चाहिए, और कोई रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन उसके नजदीक पहुंच जाता है हमारे उच्चायोग के, ये तो बहुत गंभीर मसला है। बहुत ही गंभीर मसला है। और बिल्कुल जो वियना कन्वेंशन है, सारे जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की बात है, डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन का जो सवाल है, वो बांग्लादेश की सरकार के हाथों में है। और जब इन्होंने इलेक्शंस अनाउंस किए हैं इस सरकार ने, और उन इलेक्शंस में उन्होंने अवामी लीग को बैन कर दिया है, और बांग्लादेश की आवाम इससे बहुत नाखुश है, और वो भी चाह रहे हैं कि फ्री, फेयर और इंक्लूसिव इलेक्शंस हों। और क्योंकि वो इलेक्शन के कैंपेनिंग के तहत एक एनसीपी, नेशनल सिटीजन पार्टी के लीडर को शूट कर दिया गया, वो आजकल कहते हैं सिंगापुर में हैं, उनकी ट्रीटमेंट हो रही है। तो उन्होंने एकदम बिना इंक्वायरी, कुछ भी नहीं, एकदम हमारे हाई कमिश्नर को बुला के कहा कि ये भारत के लिए किया है, और ये बिल्कुल ही गलत काम है, बिल्कुल ही जैसे अनफ्रेंडली एक्ट ऐसे कहा। तो हमारे उच्चायुक्त ने जवाब दे दिया कि ये तो बिल्कुल सही नहीं है। और फिर हमारी सरकार ने भी कहा, फिर हमारी सरकार ने बांग्लादेश हाई कमिश्नर को बुलाया कि ये आप कैसे ऐसे क्यों कर रहे हैं। और भारत तो सिर्फ ये चाहता है कि बांग्लादेश की अवाम की जो मांग है, फ्री, फेयर, इंक्लूसिव एंड क्रेडिबल इलेक्शंस होने चाहिए, और ये हम सिर्फ चाह रहे हैं। अब देखिए कि पूरे साउथ एशिया में जहां भी तख्तापलट की कोशिश की गई है, वहां हमेशा इंक्लूसिव इलेक्शंस हुए हैं, किसी भी पार्टी को बैन नहीं किया है। लेकिन बांग्लादेश में क्योंकि रेडिकल्स जानते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है, अवाम नहीं चाहते शरिया लॉ, अवाम नहीं चाहती कि रेडिकल ग्रुप्स आ जाए। लेकिन वहां के जो विदेश सलाहकार हैं तौहीद हुसैन, वो कह रहे हैं कि भारत जो चुनाव के मसले पर कह रहा है वो उन्हें अस्वीकार है, जो टिप्पणी कर रहा है भारत। इस तरह के बयान वहां के विदेश सलाहकार दे रहे हैं। विदेश सलाहकार जो हैं वो कुछ भी कहें, क्योंकि बांग्लादेश की आवाम पे है। अगर ये होता, अगर इन दिनों में साल, 15 महीने, 18 महीने जो हो चुके हैं,
अगर इन महीनों में ये जो सरकार है, इंतरिम रजीम है, उनके पीछे जमात इस्लामी है, अगर उनकी पॉपुलैरिटी हो जाती, अगर अवाम उनको स्वीकार करते, तो कोई भी कुछ नहीं कहता, तो फिर उनके लिए पूरे फ्री फेयर इंक्लूसिव इलेक्शन करने में कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन वो जान गए हैं कि उनकी स्वीकारी नहीं है, बल्कि उनकी जो पोजीशन थी पिछले अगस्त में, उससे तो और भी कमजोरी हो गई। आप जानते हैं कैसे वो माइनॉरिटीज को मार रहे हैं, हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सूफी, अहमदिया, सबको मार रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज ले रहे हैं। तो अवाम ये चाहती है, अब सब अवाम वहां पे ये कह रही है आगे भलो छिलो, पहले अच्छा था, जब शेख हसीना थी तो अच्छा था। ये उनकी अंदरूनी बात है, वो कह रहे हैं, अपने आप कह रहे हैं। तो इसलिए ये पक्का करने के लिए कि उनको वोट मिलेगा किसी भी तरीके से, उन्होंने अवामी लीग, जातीय पार्टी, उनको बैन कर दिया कि वो हिस्सा नहीं लेंगे। हाँ, और इन तीनों पार्टियों की उनकी सपोर्ट 40% से ज्यादा है, तो कैसे आप इलेक्शन होल्ड कर सकते हैं? लेकिन अब क्या होगा मैम, क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहा है वहां, भारतीय उच्चायोग के बाहर लोग, अलगाववादी संगठन के लोग पहुंच रहे हैं, जो एनसीपी के नेता ने बयान दिया 7 सिस्टर्स को लेकर, वो आपने सुना होगा, इस तरह की धमकियां मिल रही हैं। तो ऐसे में संभव होगा कि इंक्लूसिव इलेक्शन हो पाए? यूनुस सरकार को क्या करना चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए? भारत तो इस पे बिल्कुल जोरों शोरों से कहते रहेगा कि हम चाहते हैं फ्री फेयर एंड इंक्लूसिव इलेक्शन। इसी तरीके से क्रेडिबल इलेक्शन हो सकते हैं, हम कह रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की आवाम की मांग ये है। और जो वो 7 सिस्टर्स के बारे में कहा, ये बहुत ही प्रोवोकेटिव है, बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है, और किसी दो देशों के बीच कभी ऐसे होता नहीं है। मोहम्मद यूनुस जाके चीन में जाके जून के महीने में कहते हैं उनके बिजनेस के, आप आइए, हम आपको एक्सेस दे देंगे नॉर्थ ईस्ट को। और अब जो है वो उन्होंने मैप, किताबें बनाई हैं, छापी हैं, वो मैप दिखा के, गलत मैप दिखा के। तो ये तो डिलिबरेटली प्रोवोक करने की बात है। वो चाहते हैं, यूनुस सरकार बिल्कुल यही चाहती है कि भारत के साथ रिश्ते खराब रहे हैं, और इसके साथ ये जो एंटी इंडियनिज्म बढ़ जाए, और इसकी वजह से अवाम उनको स्वीकार करे। लेकिन ये हो नहीं रहा है, क्योंकि अवाम जान रही है कि उनकी भलाई किसमें है। वो जान रही है कि पहले 15 साल जब शेख हसीना थी, पिछले 15 साल से, तो कैसे बांग्लादेश की इकोनॉमी की तरक्की हुई है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है। आज के दिन में पूरी इकोनॉमी पीछे हट गई है, ग्रोथ हाफ से भी कम हो गई है, फैक्ट्रीज बंद है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हाई इन्फ्लेशन है। तो लोग क्या चाहेंगे कि ये सरकार रहे। शेख हसीना की भूमिका कैसे देखते हैं? लगातार वो मीडिया के लोगों से बात भी कर रही हैं, ईमेल इंटरव्यू के जरिए वो कह रहे हैं कि यूनुस सरकार सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है, इंस्टेबिलिटी है। इसके अलावा वहां जो चुनाव होंगे उसको लेकर साफ कह रही हैं कि वो चुनाव निष्पक्ष हो ही नहीं सकता। तो शेख हसीना की भूमिका को कैसे देखती हैं? देखिए, शेख हसीना यहाँ पे हैं, सुरक्षित हैं, वो सब बिल्कुल ठीक है। जो इन्होंने वहाँ पे कांड रचा है, ये जो ट्रायल का आईसीटी इंटरनेशनल जो ट्राइब्यूनल से ट्रायल किया, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बांग्लादेश की आवाम सोचती है कि ये कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये जो ट्राइब्यूनल जिसके जरिए उन्होंने ट्रायल किया है, ये तो सिर्फ बनाया गया था वॉर क्रिमिनल 1971 वॉर क्रिमिनल्स के ट्रायल के लिए। और ये जो सरकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार तो है ही नहीं, तो ये कैसे तय कर सकते हैं कि ये पूरा जो उनकी ट्रायल है, ये बिल्कुल गलत तरीके से हुआ है। कोई डिफेंस लॉयर इनको नहीं दिया गया, और जो स्टेट ने अपॉइंट किया वो तो चुप बैठा रहा, कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो ये किसी भी वजह से ये ट्रायल एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, अगर उनकी तरफ से सारे कागजात आए तो हमारी सरकार उसको इन्वेस्टिगेट करेगी लीगल तरीके से, जो प्रॉपर होता है, और अपने निर्णय ले लेगी। तो ये तो बड़ा लंबा प्रोसीजर है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये संभव होगा कि एक्स्ट्राडाइट किया जाए, जो बांग्लादेश की सरकार चाहती है? नहीं, एक्सट्रेडिशन की तो बात मेरे को ख्याल बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सट्रेडिशन के लिए एक प्रोसेस होता है। आपने देखा होगा कि भारत जो अन्य लोगों की एक्सट्रेडिशन, हमारी भी मांगे हैं, नीरव मोदी है, विजय माल्या है, सालों भर उनके कोर्ट्स में ये बात चलती जा रही है, और ये कोई ऐसे एक दिन की बात तो है नहीं। और इसलिए तो ये तो एक्सट्रेडिशन की बात तो बिल्कुल हो ही नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो ये तरीका, ये कागजात की जो इन्वेस्टिगेशन करनी है, लीगल तरीके से जो देखना है, ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, ये अपनी सरकार करती रहेगी। और दूसरी बात, ये भी हमारी सरकार देखेगी कि ये ट्रायल किस तरीके से हुआ। ये कोई पॉलिटिकल वेंडेटा का ट्रायल है, ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा आप किसी बंदे पे करो और फिर कहो कि हमें वापस दे दीजिए क्योंकि हम, तो ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है, ये तो रूल ऑफ लॉ तो है ही नहीं। तो अगर हमारे साउथ एशिया में रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, हम तो यही चाहते हैं कि स्टेबिलिटी हो, डेमोक्रेसी हो, रूल ऑफ लॉ
हो और प्रॉस्पेरिटी हो लोगों की। सब चीजें जो है बांग्लादेश में है नहीं। बांग्लादेश के अवाम, हमारी दोस्ती जो है बांग्लादेश के अवाम के साथ है। हमारी अवाम और बांग्लादेश के अवाम के साथ बहुत भारी दोस्ती है, सदियों से दोस्ती है। तो हम ये हमेशा देखेंगे कि बांग्लादेश की अवाम क्या चाहती है, स्टेबिलिटी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए वहां पे क्या होना चाहिए। और ये जो सरकार बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आई है, तख्ता पलट करके, ये ऐसे थोड़ी हो सकता है। ये अगर देखें कि अगर इसको आप एक्सेप्ट करो तो सारे देशों में ऐसे ही होता रहेगा। बिल्कुल। अंतिम सवाल करूंगा मैम, विदेश मंत्रालय और भारत को अब आगे क्या करना चाहिए? और जो चुनाव की तारीख वहां घोषित हो गई, आपको लगता है कि वो हो पाएगा और होता भी है, निष्पक्ष तो होगा नहीं? देखिए, हमारी सरकार ने जो कल भी उन्होंने जो हमारे हाई कमिश्नर को बुलवाया और उनको कहा है, नोट दिया है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत कड़ी निंदा की है। ये बिल्कुल सही हमारी सरकार ने की है। और ऐसे ही हमें ये कहना पड़ेगा कि हम सिर्फ फ्री फेयर और इंक्लूसिव इलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि हम क्रेडिबल इलेक्शन चाहते हैं। और हमें ये इंसिस्ट करना पड़ेगा कि जब तक ये इलेक्शंस फ्री फेयर और इंक्लूसिव ना हो, तब तक ये इलेक्शन हो ही नहीं सकते। तो उसके लिए अवामी लीग और शेख हसीना को चुनाव लड़ने की इजाजत देनी होगी? उनको देनी चाहिए कि अवामी लीग जो है, जातीय पार्टी है, उनको जरूर चुनाव लड़ने की इजाजत देनी चाहिए। और जो भी इलेक्शन हो, हम वहां पे बांग्लादेश में ओपिनियन पोल हुए हैं। प्रथम आलो वहां का बहुत बड़ा अखबार है। अवामी लीग को कि शेख हसीना को भी? नहीं, अवामी परमिशन दी जाएगी अवामी लीग को। परमिशन तो अवामी लीग, जातीय पार्टी, जो पार्टीज हैं उनको देनी चाहिए। और उसके बाद जो है अन्य की कौन कैंडिडेट बनेंगे, कैसे होगा, ये तो सब अवामी लीग खुद डिसाइड करेंगे। उनके अपने लोग हैं, वो खुद डिसाइड करेंगे वो कैसे करेंगे। और आप देखिए कि ये जो इलेक्शन करना चाहते हैं, ये बांग्लादेश के अवाम खुद कह रहा है। अवामी लीग, शेख हसीना कह रही है, उनके बेटे ने इंटरव्यू दिया है जॉय ने, कि बिल्कुल ये इलेक्शन हो ही नहीं सकते। तो जब आप देखें कि अवामी लीग की सपोर्ट, उनका जो वोट बैंक है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, कुछ उसमें फर्क नहीं आया है, 40% प्लस जातीय पार्टी अवामी लीग ऑनर। तो आप अगर 40% से ज्यादा लोगों को आप धुतकारेंगे तो आपकी इलेक्शंस कैसे हो सकती हैं? तो ये तो बिल्कुल लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी की बहुत इच्छुक हैं वहाँ के लोग, और वो चाहते हैं कि वो सरकार, उनकी सरकार आए। वहाँ पे जो ओपिनियन पोल किया है प्रथम आलो ने, बांग्लादेश बंगाली न्यूज़पेपर है सबसे बड़ा वहां का, उन्होंने ये कहा कि 70% लोग बांग्लादेश के चाहते हैं कि अवामी लीग को इजाजत दे दी जाए। और ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि 70% अवामी लीग को वोट देंगे, वो तो अलग बात है। लेकिन सब लोग चाहते हैं, 70% चाहते हैं कि बांग्लादेश अवामी लीग को इलेक्शन में हिस्से लेने की इजाजत दे दी जाए, और उसके बाद इलेक्शन हो जाए, जो भी आएगा वो देखी जाएगी। तो बिल्कुल, अब तक जो भारत सरकार का पक्ष है वो सही है। वीना सीकरी बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त रह चुकी हैं और ये साफ कह रही हैं कि अवामी लीग को इजाजत मिलनी चाहिए, और जो कुछ भी बांग्लादेश में भारत के विरोध में हो रहा है उसके पीछे यूनुस सरकार है, ये साफ तौर पे आरोप लगा रही है। कैमरा पर्सन निजाम के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।